ओके जी, सर्च लिस्ट करेंगे तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके अकाउंट से डिप्लॉय हुई हुई है पर। तो प्रोजेक्ट जो भी आप देखेंगे उसका यूआरएल आ जाएगा, इसको यहाँ पर करेंगे तो आप लोगों की असाइनमेंट में 2 पेजेस थे, एक index.html और एक introduction.html। तो introduction.html के लिए हमने नेविगेट तो नहीं लगाया था अभी तक, एंकर टैग जिन्होंने लगा दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लगाया है यहाँ पे एड्रेस बार में जाके /introduction.html जब आप इस तरह लिखते ना तो वो introduction.html का पेज आ जाता है। तो मतलब हमने अभी तक लिंक नहीं लगाया था, अगर आप इस तरह ही लिंक लगाते जिस तरह ये हमने लगाया हुआ है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो आपको ये इस तरह फिर लिंक से भी आपको वो पेज आ जाता। तो introduction.html के पेज में आप दोबारा से लगा दें होम का लिंक, तो आप होम के लिंक पे भी वापस आ सकते होंगे। तो ये था। उसके बाद मोहम्मद काशिफ, नहीं काशिफ अमजद नहीं, नहीं मोहम्मद काशिफ, रोल नंबर 408। नवीद भाई, आपकी असाइनमेंट नहीं है? अच्छा अच्छा, चलें वो देख लेते हैं। हुसनैन आए हैं? आज भी नहीं आए। मोहम्मद हसन रशीद, रिजवान शौकत, ओके, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अवैस जी, मोहम्मद अवैस भी नहीं आए। उसके बाद मोहम्मद असगर, सर मुझे ग्रुप में आपने ऐड नहीं किया। आपने मुझे मैसेज ही नहीं किया होगा। कौन से नंबर पे? आपके बड़े नंबर पे जो चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उसके बाद हाफिज़ अब्दुल्ला नान साहब, इनका सर्च का इशू। उसामा अहमद, आपकी असाइनमेंट आपको आई नहीं, ग्रुप में ऐड हो तो गए हैं। चलें वो आज कर लीजिएगा। वैसे वो फेसबुक ग्रुप भी है, वो मैंने लिंक भी शेयर किया था, तो अब व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है। उसके बाद आलम शेर भाई, खालिद महमूद साहब और हुसैन भट्ट। हुसैन साहब आप असाइनमेंट स्कूल में बिजी हैं? दिसंबर टेस्ट हो रही है, चलें जी, ओके जी। बाकी असाइनमेंट वगैरह अटेंडेंस बाद में देखते हैं हम। ओके जी, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट था। किसी का कोई इशू वगैरह आ रहा हो सर्च के अलावा? बाकी सब क्लियर है जी? जब हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं सर्च के ऊपर वेबसाइट, अब अगर उसकी जो HTML की फाइल है उसमें अगर कोई चीज़ हम लोग चेंज करें तो वो अगर हमारे उस फाइल के ऊपर नजर आएगी सर्च की वाली, तो जो वेबसाइट लिंक होगा उसको दोबारा डिप्लॉय करना पड़ता है, दोबारा डिप्लॉय करेंगे। वो सर्च का जो ट्यूटोरियल है ना उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। मेरे ख्याल 16-17 मिनट की शायद मेरे ख्याल वीडियो बनी थी वो, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। रीडिप्लॉय किस तरह करते हैं, लिस्ट किस तरह, आपने कोई अपना प्रोजेक्ट डिलीट करना है तो वो डिलीट कैसे करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। ओके जी, हमारा चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट। ये बेशक साथ साथ लिखते भी जाएं चैप्टर नंबर वगैरह, चैप्टर के नेम्स वगैरह, ताकि आप लोगों को भी याद रहें। ओके जी, चैप्टर 2 टेक्स्ट। ओके जी, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर हमने बनाया। आज प्रोजेक्ट का नेम रख देते हैं, लेट्स सपोज सेकंड क्लास। ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। एंटर किया, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। ओके जी, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो चुका है।
अब यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हमारी मेन फाइल जो होती है कौन सी होती है, index.html। अच्छा, इंडेक्स के जो आई जो है ना वो भी आपने स्मॉल ही रखना है, कैपिटल नहीं करना। कैपिटल करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ने इस तरह की मिस्टेक की थी। index.html तो बन रहा है, लेकिन जब आप सर्च पे डिप्लाई करते हैं तो वो लोअर केस को आई को डिटेक्ट करता है, तो वो जब नहीं मिलती है तो पेज नॉट फाउंड आ जाता है। तो स्मॉल में ही हमारी जितनी भी फाइल नेम होंगी वो स्मॉल में ही हम रखेंगे। index.html सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है क्या होती है, डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, देन हेड, हेड के अंदर टाइटल, हेड के अंदर टाइटल, HTML के अंदर एक हेड आएगा और एक साथ में बॉडी आएगा। ठीक हो गया, ये हमारा पेज का स्ट्रक्चर होता है। टाइटल हम लगा देते हैं HTML क्लास 2 एंड चैप्टर 2। ओके जी, लाइव चलाने के लिए राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो हमारे पास ये देखें HTML क्लास 2 शो हो रहा है ऊपर। यहाँ पर हेडिंग के लिए हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, उसके बाद H2, H3, H4 एंड H6। H6 के बाद कोई हेडिंग नहीं है। हेडिंग 1, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 होगी। ठीक हो गया। हेडिंग 1 जो है ये लार्जेस्ट हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है जिसे हम मेन हेडिंग कहते हैं। उसके बाद H2 आता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई सब हेडिंग ऐड करनी है तो फिर हम H2 यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर सब हेडिंग की भी कोई सब हेडिंग यूज़ करनी है तो फिर H3, देन H4, H5 और इस तरह H6 तक। उसके बाद एक P का एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, दिस इज़ अ पैराग्राफ। सेव किया हमने अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें हेडिंग 1 सबसे लार्जेस्ट और हेडिंग 6 सबसे स्मॉल, उसके बाद ये एक पैराग्राफ। तो ये हमारे पास हेडिंग्स होगी। H1 to H6 डिफाइंस हेडिंग्स फ्रॉम लेवल 1 to लेवल 6। P से हम पैराग्राफ करते हैं। अच्छा, ये जितने भी हैं हेडिंग्स होगी और पैराग्राफ होगी, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो कंटेंट जितना भी हो वो 100% विथ लेते हो। हमने जहाँ पे वो एलिमेंट लगा दिया वो पूरी की पूरी 100% विथ लेगा। उसके बाद P जो है पैराग्राफ डिफाइन करता है और ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। BR से क्या होता है, लेट्स सपोज ब्रेक होती है। दिस इज़ अ पैराग्राफ हमने लिखा, वालेकुम सलाम, दिस इज़ अ पैराग्राफ। हम चाहते हैं कि दिस इज़ अ के बाद, या फिर लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे पैराग्राफ एक कंप्लीट हुआ, दिस इज़ एन अदर लाइन। अगर हम इसको यहाँ पर अपने कोड में नेक्स्ट लाइन पे भी लिख दें, हमने इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लिख दिया, तो सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये सेम लाइन पे ही रहता है, क्योंकि उसने कोड को एग्जीक्यूट करना है। आप इसमें 100 लाइंस भी इस तरह ऐड कर दें तो इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस ही लेनी है। तो अगर हमें लाइन ब्रेक चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर BR का एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। BR आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाँ, स्पेस के बाद अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों चीज़ सेम है। ये देखें, अब सेव किया तो दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ एन अदर लाइन लिखा हुआ आ गया। तो ये ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं। HR क्या करता है, HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। P हम डमी डाटा के लिए इसमें ना VS कोड में सिंपल लोरेम लिखते हैं तो आपके पास पैराग्राफ का एक डमी डाटा आ जाता है। HR मैं लिखता हूँ, HR लिखा तो यहाँ पे HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हमारे पास एक लाइन आ जाती है।
मैं दोबारा से P लिखता हूँ। अब इसमें LOREM, ये देखें इस तरह लिखा तो आपके पास ये डमी डाटा यहाँ पर आ जाएगा। एंटर किया और ये पूरा का पूरा डाटा लिखा हुआ आ गया। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, क्योंकि डमी डाटा है। डमी डाटा फिर हम इस तरह, अब ये देखें आपके पास एक 100% विड्थ में, 100% विड्थ में आपके पास एक ये लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये HR हम लगाते कब हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाता हूँ थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए होता क्या है कि जब भी कोई थीम चेंज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट जो है वो किसी स्टोरी बेस्ड पे है, कोई नावल लिख रहे हैं, कोई स्टोरी है, कोई ड्रामा है, इस तरह की वेबसाइट पे वर्क हो रहा है, या फिर कोई टॉपिक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद थीम को चेंज करने के लिए थीमेटिक ब्रेक कहा जाता है इसे। तो फिर आप उस टाइम HR का एलिमेंट यूज़ करते हैं ताकि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन दें, यूज़र्स को भी पता लगे कि ये थीम चेंज हो गया है, स्टोरी थोड़ी सी चेंज हुई है, तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल H1 हमने H1 लिखा, HTML5 यहाँ पे हम लिख रहे हैं P HTML5 मतलब जो कुछ भी हमने, ठीक हो गया, HTML5 के बारे में हमने लिख दिया। उसके बाद अब HTML5 का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम एक HR का एलिमेंट लगाएंगे। HR का एलिमेंट लगाया, H1 पे आए, अब हम यहाँ पर CSS3 के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। CSS3 के बारे में, CSS3 के बारे में हमने लिखा, कंप्लीट हो गया CSS3 का टॉपिक। अब यहाँ पे दोबारा HR का एलिमेंट, HR के बाद H1 और जावास्क्रिप्ट पे हम पहुँच गए। तो जावास्क्रिप्ट की डिटेल्स लिखी, जो भी जावास्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों ने लिखना था वो लिख दिया, और आपका इस तरह ये चेंज हो चुका है। तो ये देखें HTML5 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हैं। उसके बाद एक थीमेटिक ब्रेक आ गया, CSS3 की डिटेल्स है। उसके बाद एक और लाइन ब्रेक आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। फिर हेडिंग्स, और हेडिंग्स के बाद पैराग्राफ उसका आ गया। मतलब जो भी स्टोरी वगैरह थी, या स्टोरी कुछ लिख रहे हैं, या थीम चेंज हो जाता है, तो ये इस वजह से ये HR का एलिमेंट हम यूज़ करते हैं। जी क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? HR के बाद H1 दोबारा यूज़ कर सकते हैं। HR तो सिर्फ ये है ना कि थीमेटिक ब्रेक है। ये देखें, अप्लाइज थीमेटिक ब्रेक बिटवीन पैराग्राफ लेवल एलिमेंट्स, कि पैराग्राफ में हम इस तरह फिर यूज़ कर रहे होते हैं। सर SEO के हवाले से जो हेडिंग की तरतीब हमने वो कौन सी बात करना, हम H3 लगा के भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग टैग में यूज होता है HTML जी। बोल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए क्या कोई वो हमने स्ट्रॉन्ग वगैरह आज ही हमने पढ़ लेना है कि डिफरेंस किया है इसमें, कि B का एलिमेंट भी सेम काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट भी सेम कर रहा है। आपकी मेन जो हेडिंग है ना वो हमेशा H1 में आएगी, उसके बाद उसकी जो सब हेडिंग बनेगी वो आपकी H2 में आएगी, उसके बाद मज़ीद कोई सब हेडिंग है वो H3 में आएगी। तो इस तरह H6 तक हम जाएंगे, उसके अलावा नहीं। अभी देखें ना, अभी जो है हमारे पास ये H1 जो है काफ़ी बड़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इतना प्यारा भी नहीं लग रहा है। जब हम CSS पे पहुंचेंगे तो हम इनके फ़ॉन्ट साइज़ को कंट्रोल कर सकते होंगे। जब फ़ॉन्ट साइज़ को कंट्रोल करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे, तो फिर ये हमारी वेबसाइट खूबसूरत होती जाएगी। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस मकसद के लिए बनाया गया है, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। तो आज का जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है कि हम टेक्स्ट जो है वो किस तरह लिख रहे होते हैं। हेडिंग्स के लिए H1 से H6, पैराग्राफ के लिए P, लाइन ब्रेक के लिए BR, थीमेटिक ब्रेक के लिए HR का एलिमेंट। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, लेट्स सपोज यहाँ पर आ जाते हैं H1 हेडिंग 1, या फिर लिख देते हैं व्हाट इज़ योर नेम, हमने व्हाट इज़ योर नेम लिख दिया। P में माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद, मैंने ये लिख दिया, ठीक हो गया। ये यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद उमैर अहमद जो है ये बोल्ड नज़र आए, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, तो मैंने क्या करना है, P के बाद माई नेम इज़ लिखा, उसके बाद मैंने B का एलिमेंट यूज़ कर लिया। B का एलिमेंट यूज़ किया, इस B के अंदर अब मैंने अपना नेम लिखना है, मोहम्मद उमैर अहमद।
तो अब क्या होगा, अब ये मोहम्मद उमैर अहमद जो है ये देखें ये बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड के लिए हम बी का एलिमेंट, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो, इट इज़ आई का एलिमेंट। इट इज़ जनरली यूज टू डिस्प्ले द टेक्निकल टर्म फ्रेज द इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ही वेबसाइट में, हम बेसिकली इंग्लिश ही यूज़ कर रहे होते हैं, या इंग्लिश के अलावा आपने कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है, हम चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर जैपनीज़ कर रहे हैं या फ्रेंच कर रहे हैं, तो कोई छोटे मोटे इस तरह के अगर हमारे वेबसाइट में वर्ड आ जाते हैं तो वो फिर हम आई का एलिमेंट यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। लेट्स सपोज माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद। अब आगे लेट्स सपोज फ्रेंच लैंग्वेज में मैं सेम अपना जो भी नेम लिखता हूँ तो वो फिर मैं आई एलिमेंट के अंदर लिखूँगा सेम। अब फ्रेंच में मेरा नेम पता नहीं क्या होगा, तो यही वैसे, तो फ्रेंच में भी लेट्स सपोज अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये फिर आई में इस तरह। बेसिकली जब ये हम चाइनीज़ वगैरह में लिख रहे हो या उर्दू में ही लिख रहे हो, नेम तो यही होगा लेकिन लिखने का तरीका और होगा, तो वो फिर हम इस तरह इटैलिक कर देते हैं क्योंकि ये इटैलिक वगैरह। अब ये देखें ये फ़ॉन्ट आपको इटैलिक नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, आई एलिमेंट के अंदर जो हमने लिखा है। ये किसी भी टेक्स्ट को इस तरह इटैलिक करना ये बाद में हम CSS की मदद से ही कर रहे होते हैं। किसी भी एलिमेंट को इटैलिक करना, बोल्ड करना और अंडरलाइन वगैरह लेकर आना, ये सब का सब हम CSS की मदद से कर रहे होते हैं, यू की मदद से। अक्सर आपने देखा होगा ये अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी, आप कोई वर्ड लिख रहे हैं और वो रॉन्ग टाइप हो जाता है तो उसके नीचे एक रेड कलर का अंडरलाइन आ जाता है, ऐसे ही है, तो वो यू एलिमेंट की मदद से होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को लिखें, लेट्स सपोज पी में हु आर यू, या फिर इस तरह मैंने लिख दिया। अब ये यू वर्ड जो है ये मिस्टेक है, ठीक हो गया, इसमें डबल यू आ चुका है। तो जब हम कोडिंग कर रहे होंगे और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इस तरह की कोई चीज़ें बना रहे होंगे तो जहाँ जहाँ हमारे पास ये गलत वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑटोमेटिकली हम उसको यू एलिमेंट में इस तरह ऐड करते जाएंगे। ये फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते होंगे। अभी बस बताने का मकसद है कि जब हम यू एलिमेंट इस तरह लिखते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे देखें ये आपको एक अंडरलाइन नज़र आ रही है। जी क्लियर है, पीछे वालों को नज़र आ रहा है? ओके जी, इस तरह फिर हम अंडरलाइन उसको ऐड कर देते हैं। बाकी वो स्टाइल जो है CSS की मदद से हम इसको स्टाइलिंग कर रहे हैं। वाई के नीचे क्यों नहीं है, सिर्फ और यू के नीचे क्यों? ये वाई के नीचे भी है, वो दरअसल वाई वो बेस लाइन से भी नीचे आ रहे हैं ना। सर फिर सारा हर लाइन में लिखना पड़ेगा ये? नहीं, हम खुद नहीं इस तरह लिख रहे होंगे। जब हम प्रोग्रामिंग में पहुंचेंगे ना तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो डिटेक्ट करता रहता है साथ साथ। हाँ जी, जो जो चीज़ें होंगी जो गलत लिखी जाएंगी हम पूरी की पूरी डिक्शनरी ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब डिक्शनरी में से वो गेट करता जाएगा कि ये वर्ड डिक्शनरी में है या नहीं है, होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर देगा, अगर नहीं होगा तो उसके नीचे ये अंडरलाइन आ जाया करेगी। ये देखें, दिस इज़ सम मिस स्पेल्ड टेक्स्ट कि मिस स्पेल्ड है। बाकी जब हम इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं तो स्टाइलिंग के बाद ये देखें इस तरह लिखा हुआ नज़र आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये अब ये द यू एलिमेंट प्लस CSS, तो जब हम CSS पे पहुंचेंगे तो तब हम इस तरह ये कर रहे होंगे। तो ये देखें ये CSS का थोड़ा सा ही कोड लिखा हुआ है, स्पेलिंग एरर का, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन तो कर रहा है, स्टाइल जो है वेवी है और कलर जो है रेड है। तो ये फिर इस तरह मिस स्पेल्ड जितने भी टेक्स्ट होते हैं या रॉन्ग टेक्स्ट जो भी लिखा जाता है, वर्ड लिखा जाता है, वो फिर इस तरह ऑटोमेटिकली अंडरलाइन होता रहता है। तो ये यू एलिमेंट की मदद से हो रहा होता है। हम यू एलिमेंट
की फिर कह सकते हैं कि सर्विस ले रहे हैं, खिदमत ले रहे हैं, तो ये यू एलिमेंट की मदद से हम किसी भी यानी कि मिस स्पेल्ड टेक्स्ट जो है उसको प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिफाइंस इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। हमने बी का देखा कि वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है, लेकिन अगर आपका कोई कंटेंट जो है वो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको फिर हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। अच्छा, ये HTML में अब बी एलिमेंट भी है और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी है। अक्सर आप लोगों ने ई रीडर डिवाइसेस देखी होंगी, ई रीडर डिवाइसेस देखी हैं या सुनी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक हो गया। तो वेबसाइट को हम देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो नाबीना हैं वो भी वेबसाइट विज़िट कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट विज़िट जब करते हैं वो देख तो नहीं सकते हैं। होता क्या है कि जो भी डाटा आपकी वेबसाइट में लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना रहा होता है। तो जब यहाँ पर माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद लिखा हुआ है तो वो माई नेम इज़ आगे बताएगा कि ये बोल्ड है, ये मोहम्मद उमैर अहमद जो लिखा हुआ है ये बोल्ड है। अब अगर पी एलिमेंट दिस टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट, अब ये इम्पोर्टेंट वर्ड जो है ना, कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड हो, हमने उसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिख देना है। हमने उसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिख दिया। ये भी बोल्ड नहीं होता? ये भी बोल्ड होगा, मैंने वही कहा ना, होगा ये भी बोल्ड ही। अब ये देखें मोहम्मद उमैर अहमद ये भी बोल्ड है और ये इम्पोर्टेंट ये भी सेम है, स्टाइलिंग सेम है। बस फ़र्क क्या है, अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड ही करना है तो उसको हम बी एलिमेंट में लिखते हैं। अगर किसी एलिमेंट को हमने इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है तो वो फिर हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जब ई रीडर डिवाइसेस हैं या फिर गूगल जब आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट कर रहा है, SEO उसकी जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स ही हमारे काम आ रहे होते हैं। आपकी जितनी SEO है वो HTML की बेस पे होती है। आपने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट में हेडिंग्स का कोई एलिमेंट यूज़ नहीं किया है, आप पी एलिमेंट की मदद से ही हेडिंग भी बना सकते हैं, स्टाइलिंग ही करनी है ना। लेकिन जब गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करेगा वो देखेगा आपकी वेबसाइट में हेडिंग ही नहीं है तो वो कभी भी रैंक नहीं करेगा। इस वजह से जो एलिमेंट जिस मकसद के लिए बनाया गया है हम वो वाला एलिमेंट ही यूज़ कर रहे होते हैं। अगर सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बी एलिमेंट, अगर कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और आपने उसकी इम्पोर्टेंस दिखानी है तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? ओके जी, सेम उस तरह जिस तरह आई एलिमेंट की मदद से कोई भी टेक्स्ट इटैलिक होता है उसी तरह ये EM, यहाँ पर EM का टैग यू हैव टू हरी अप। अब इसको हम टेक्स्ट को एम्फेसाइज कहते हैं, तो वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। तो जब इस तरह के एलिमेंट है जिसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा देनी है, अब द EM टैग इज़ यूज टू डिफाइन एम्फेसिस टैग, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। आपको टेक्स्ट जो है ये भी इटैलिक ही नज़र आएगा, लेकिन इसको फिर हम EM एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। ये इसको कहते हैं जोर देना, किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी चीज़ को जोर देना, वो फिर हम EM एलिमेंट में लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है इम्पोर्टेंस के लिए है, किसी बात को, किसी चीज़ को जोर देना, वो फिर हम EM एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। हाँ जी, नहीं, अगर आपने सिंपल सिर्फ टेक्स्ट को इटैलिक ही करना है वो उसकी जगह पे आई, और अगर किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी है तो वो फिर हम EM एलिमेंट लगाते हैं। अब ये देखें ना, यू हैव, कि ये आपको करना ही पड़ेगा, तो वो फिर हम जोर दे रहे हैं तो वो हम EM एलिमेंट में लिख रहे हैं। वी कैन नोट, कि हम नहीं आ सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, तो कैन नोट को हम फिर EM एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। ये देखें, ओके जी। यू इस तरह ही, हैव जो है वो थोड़ा इटैलिक हो गया है, वी उस तरह ही, कैन नोट जो है वो इटैलिक हो गया है, क्योंकि हमने इसको EM एलिमेंट में लिख दिया है कि हम इस बात पे जोर दे रहे हैं, तो इस वजह से फिर हम EM एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद सब एलिमेंट और SUP, सब एलिमेंट।
ये किस लिए होते हैं? अब लेट सपोज आप किसी वेबसाइट है जो मैथ की वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, पी या जो उसका एक क्वेश्चन है E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हम इस तरह लिखते हैं E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। अब MC2 जब लिखेंगे, ये देखें, ये आपको इस तरह ही लिखा हुआ नज़र आएगा, इसमें स्पेस नहीं होती है, E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, ये देखें। लेकिन स्क्वायर जो है आपको पता है कि जो भी वर्ड है उसके टॉप पे थोड़ा सा लिखा हुआ नज़र आता है, तो इसको फिर हम 2 जो है ये सुपर स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, हम इसको SUP एलिमेंट में लिख देते हैं। हमने एंटर किया तो अब ये देखें E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर इस MC ये फार्मूला जो है आपने इसको मज़ीद अहमियत देनी है, तो अहमियत देने के लिए अभी हमने एक एलिमेंट पढ़ा है, कौन सा? EM, हम इसको EM एलिमेंट के अंदर लिख देंगे इस तरह। अब ये E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, ये पूरा अहमियत वाला एक चीज़ है, हमने इसको EM एलिमेंट में लिख दिया है, और ये सब की मदद से ये 2 जो है थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ हमारे पास नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, अक्सर आपने वेबसाइट बुक्स वगैरह में भी देखा होगा स्क्वायर जिसका फार्मूला ये इस तरह ही लिखा हुआ होता है, थोड़ा इटैलिक स्टाइल में, तो वो फिर हम इस तरह लिख रहे होते हैं। पानी का जो फार्मूला है H2O, ठीक हो गया। अब 2 जो है H के नीचे लिखा हुआ नज़र आता है, अभी हम देखेंगे H2O इस तरह लिखा हुआ है। तो नीचे लिखने के लिए हम सब एलिमेंट यूज़ करते हैं, हमने सब के अंदर वो 2 लिख दिया, सेव किया इसको, तो अब ये देखें H2O आ गया। अब इसको भी मज़ीद अगर हमने पूरे फार्मूला को मज़ीद अहमियत देनी है तो इसको भी हम EM एलिमेंट में लिख देते हैं। तो अब ये देखें H2O। अगर आपने इस पे बात को ज़ोर भी दे दिया और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, मतलब हमने यूज़र्स को दिखाना है कि इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको फिर हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर भी लिख देंगे। अब इसकी तरतीब देखें, जैसे जैसे आप ओपन करते हैं क्लोज भी हम वैसे ही कर रहे होते हैं। सबसे पहले P आया तो सबसे लास्ट में P आएगा, P के बाद जो भी एलिमेंट आपने स्टार्ट किया है, आपने टैग ओपन किया है, वो फिर उस तरतीब से ही क्लोज होगा। EM हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर EM, सब यहाँ पे ओपन किया तो सब हम फिर इस तरह क्लोज कर रहे होंगे। अगर सब आप यहाँ पे लिख दें और EM यहाँ पर आप लिख दें तो ये आपका कोड गलत हो जाएगा। सेव करेंगे तो अब ये देखें जी, सबस्क्रिप्ट, SUB स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट, SUP स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक, SUP तक। डेल आइडेंटिफाइज टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, कि आपके एक डॉक्यूमेंट में से वो टेक्स्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। डेल एलिमेंट जो है वो इंसर्ट एलिमेंट के साथ लिखा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं अक्सर ये शॉपिंग वाली वेबसाइट जो हैं, फॉर एग्जांपल दराज वगैरह होगी या कुछ भी हो गया, जहाँ पे कोई अमाउंट वगैरह लिखी हुई है प्रोडक्ट की, कुछ देर के लिए डिस्काउंट लगाया गया है, तो आपकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो डिलीट कर दी जाएगी और न्यू प्राइस जो है वो इंसर्ट कर दी जाएगी। तो लेट्स सपोज हम लगाते हैं P एलिमेंट प्रोडक्ट 1 प्राइस। अब हम प्राइस लिख रहे हैं, इसको हम न्यू लाइन में लेकर आना चाहें तो BR का हमने एलिमेंट लिखा। अब यहाँ पर मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ साथ साथ, जब भी BR का एलिमेंट हम लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पर ही आएगा। तो BR एलिमेंट, इसमें ओरिजिनल प्राइस है या भी प्राइस ओरिजिनल इस तरह रहने देते हैं। प्रोडक्ट 1 की प्राइस जो है लेट्स सपोज $50, ठीक हो गया, $50 प्राइस है, हमने सेव किया तो ये प्रोडक्ट 1 की प्राइस $50 आ गई। हम चाहते हैं कि अब हम सेल लगाना चाहते हैं, जी ठीक है। प्रोडक्ट 1 की प्राइस है $50, अब हम अपनी वेबसाइट में सेल लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट की सेल लगी, तो अब क्या करेंगे, इस $50 को
ओरिजिनल प्राइस $50, ये $50 जो है इसको हम डेल एलिमेंट के अंदर रख देंगे। डेल एलिमेंट के अंदर रखा, न्यू प्राइस को हमने न्यू लाइन में लिखना है, तो इसके लिए फिर BR का एलिमेंट या न्यू की जगह सेल प्राइस है। सेल प्राइस को अब हम INS इंसर्ट एलिमेंट जिसे कहा जाता है, हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल $25। हमने 50% सेल लगा दी, ओरिजिनल प्राइस $50 थी और अब हमने इसको 25 कर दिया। तो अब क्या होगा, तो ये देखें ओरिजिनल प्राइस जो है, प्रोडक्ट 1 की प्राइस ओरिजिनल प्राइस कट हो चुकी है, न्यू प्राइस जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो इससे यूज़र भी प्रोमिनेंट हो रहा है, पता लग रहा है, और गूगल को भी पता लग रहा है कि इन्होंने सेल लगाई है। तो अब जिस तरह हम अपनी वेबसाइट या गूगल ही कर रहे होते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस वाली कोई शॉप दिखा दो, या जहाँ पे सेल लगी है वो दिखा दो, या फिर जिस तरह आजकल तो गूगल नाउ जो है वही आपको सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। तो जब इस तरह के एलिमेंट्स आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट को भी डिटेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये search.sh जो लगाई है, ये कहीं ना कहीं स्टोर हो गई है, गूगल को भी पता लग गया है कि यहाँ पे स्टोर हुई है। उसने आपकी वेबसाइट को एक बार चेक भी कर लिया है, उसने आपकी वेबसाइट को एक बार चेक भी कर लिया है, लेकिन अभी तो सिंपल वो असाइनमेंट थी, कोई एलिमेंट खास नहीं है, तो वो कभी भी रैंक में आएगी नहीं जब तक आप उसमें प्रॉपर एलिमेंट्स नहीं यूज़ करते होंगे। तो ओरिजिनल प्राइस $50 और सेल प्राइस 25। ये डेल और इंसर्ट जो है इसका मकसद होता है कि ये ओरिजिनल प्राइस जो है कभी भी रिटर्न हो सकती है। तो इस वजह से हम डेल और इंसर्ट का एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने एक चीज़ ख़त्म ही कर दिया टोटल, फॉर एग्जांपल हमारे पास पी में आ जाते हैं लिमिटेड सीट्स। लिमिटेड सीट्स रखा हमने, लेट सपोज यहाँ की एग्जांपल लें 50, हमने सीट्स को लिमिट रखा था 50। पी ऑल द सीट्स हैज़ बीन रिजर्व्ड। जब ये रिजर्व्ड हो जाएंगी, इस 50 को हमने क्या करना है, डेल नहीं रखना। डेल का मतलब होता है कि वो चीज़ वापस आ सकती है। अब ये सीट एक बार रिजर्व हो चुकी हैं, ये वापस तो नहीं आएंगी, ऐसे ही है। तो इसको हम फिर करते हैं यहाँ पर, मैं आपको एलिमेंट दिखाता हूँ। एस का एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट वालेकुम सलाम विच इज़ नो लॉन्गर करेक्ट और रेलिवेंट, कि जो 50 सीट्स जो थी ये रिजर्व्ड हो चुकी हैं और अब ये वापस आएंगी भी नहीं। तो हम इसको एस एलिमेंट के अंदर इस तरह रखते हैं। चीज़ आपको दोनों सेम नज़र आएगी। ये देखें, ये भी वैसे ही लाइन इसमें लग रही है और इस 50 में भी लाइन वैसे ही लग रही है, लेकिन दोनों एलिमेंट का मकसद चेंज है। डेल का क्या होता है कि जो चीज़ हमने की है वो वापस आ सकती है, लेकिन एस एलिमेंट में हम जो चीज़ लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ये चीज़ वापस नहीं आएगी, रिटर्न नहीं होगी। तो ये चीज़ें इनमें थोड़ा सा ये इस तरह का फ़र्क है। आउटपुट में फिर कैसे यूज होती है? एसईओ के लिए आउटपुट में कैसे पता लगेगा जी, आउटपुट में कैसे पता लगेगा? आउटपुट में कैसे पता लगेगा मतलब? ये यानी कि सीड आपने टेम्परेरी की है या वैसे देखने में है ना कि फॉर एग्जांपल सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हो चुकी हैं, अब सीट्स दोबारा तो नहीं आएंगी, ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर हम इसको एस एलिमेंट में लिखते हैं। अब ये ओरिजिनल प्राइस जो है, सेल की जो प्राइस होती है, सेल तो कुछ दिनों के लिए लगाई जाती है, सेल जैसे ख़त्म हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस में वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो इस वजह से फिर हम उसको डेल एलिमेंट में लिखते हैं। अब देखें ना, आप लेट सपोज कुछ इस तरह की वेबसाइट बना ही नहीं रहे हैं जहाँ पे आपका एस एलिमेंट यूज़ होगा। अब HTML जो है ये पूरी दुनिया के लिए बनाई गई है, पूरी दुनिया की वेबसाइट इसमें बनाई जाती है। तो एक ही चीज़ आपको वो देंगे जिस एलिमेंट्स को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एस एलिमेंट जो है, मेरे प्रोजेक्ट आज तक जो मैंने प्रोजेक्ट किए हैं कभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कोई नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट इस तरह का आ जाए जिसमें मुझे ये यूज़ करना पड़ जाए। तो रैंकिंग वगैरह जो है, फॉर एग्जांपल आप अपनी ही वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आपको कोई SEO का बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आप SEO का बंदा भी हायर करेंगे, उसने क्या करना होगा, जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे वो एलिमेंट्स को चेंज कर रहा होगा, ठीक हो गया। वो SEO का बंदा फिर सारे एलिमेंट्स को चेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कौन सा एलिमेंट किस मकसद के लिए बनाया गया है।
तो वो फिर चेंजेस कर रहा होता है। ओके जी, किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल दिखाने के लिए सपोज यहाँ पर बात जी। बात जो है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा वो भी बात बात कीमत पे लिखा है, उसके लिए कौन सा लिखा वो हम CSS की मदद से अच्छा, करते उसी में। हैं, बस CSS की मदद से। P एलिमेंट, दिस इज अ पैराग्राफ। अब यही अगर हमने इसको स्मॉल में दिखाना है तो हम स्मॉल एलिमेंट और स्मॉल एलिमेंट में हमने दिस इज अ पैराग्राफ लिख दिया। तो डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस है, ये फॉन्ट साइज़ इसका ये है और ये फॉन्ट साइज़ इसका ये है, तो ये 80% फॉन्ट साइज़ रह जाता है। ये 100% है। फॉन्ट साइज़ जो है ना आपका, ये अक्सर सवाल वगैरह भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल की जॉब वगैरह के, कि फॉन्ट साइज़ जो है आपकी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, किसी को पता है? 16 पिक्सल्स। आपकी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ जो है वो 16 पिक्सल्स होता है। तो अब ये जो है ये 80% रह गया है, तो 80% जो भी अमाउंट बनती है 16 पिक्सल्स की, तो वो ये है। ये 80% या फिर 75% इस तरह रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्सपेक्ट किया हमने, ओके जी, इसमें देखें आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है P कलर के नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है 16px, ये लिखा हुआ आ रहा है 16 पिक्सल नज़र, ये देखें P एलिमेंट के नीचे कलर के नीचे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट जो है 16 पिक्सल्स है। अब इसमें अगर हम आते हैं तो ऊपर देखें, ये आपको टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है फ़ॉन्ट 13.3333 पिक्सल्स। ओके जी, एब्रीवेशन ABBR आप अपनी वेबसाइट में लेट्स सपोज जिस तरह हम HTML जो है H3 हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ HTML, हमने लिख दिया HTML क्या है। P में HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक हो गया। या फिर अगर सिंपल व्हाट इज़ HTML, या फिर हम बार बार लिख रहे हैं आई एम लर्निंग HTML5, हम HTML5 सीख रहे हैं, तो HTML5 अगर हमने सिर्फ इस तरह लिखना है, किसी और यूज़र को तो नहीं पता है कि HTML5 क्या चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, इस HTML5 को ABBR एब्रीवेशन एलिमेंट में रखते हैं, और यहाँ पर हमने जो यूज़र को शो करवाना है वो एलिमेंट में रख देंगे। अब एब्रीवेशन का एलिमेंट जो है, इसकी हम एक एट्रीब्यूट भी पास करते हैं टाइटल। अब टाइटल की वैल्यू में इसकी जो भी एब्रीवेशन बनती है वो फिर हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमने इसमें रख देना है। सेव किया तो अब ये देखें आई एम लर्निंग HTML5 ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इस पर अपना एरो लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे देखें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो किसी भी टेक्स्ट की एब्रीवेशन दिखाने के लिए हम उसको एब्रीवेशन एलिमेंट के अंदर रख देते हैं। इसमें ये नीचे अंडरलाइन भी आ जाता है, इस तरह डॉटेड अंडरलाइन। ओके जी, इसी के साथ ABBR DFN, इसका मतलब होता है डिफ़ाइन करना, किसी कंटेंट को डिफ़ाइन करना। अब जैसे हमने ऊपर लिखा था व्हाट इज़ HTML स्टैंड्स फॉर, तो इस HTML को हम DFN इसके अंदर रख देंगे। होना कुछ भी नहीं है, आपको HTML ही इस तरह ही लिखा हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा इटैलिकाइज हुआ बस, ठीक हो गया। अब इसका क्या मकसद है कि हम HTML को डिफ़ाइन करने लगे, आगे अपनी वेबसाइट में हम HTML को डिफ़ाइन करने लगे हैं।
तो जब डिफाइन कर रहे होंगे, गूगल गेट कर रहा होगा कि इस वेबसाइट में थ्योरी या क्वेश्चन या एब्रीवेशन इस तरह की कोई चीज़ पूछी गई है, उसके आगे उसको डिफाइन भी किया जा रहा है। तो वो फिर इस तरह की वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स की मदद से एनालाइज कर रहा होता है और फिर यूज़र्स को आपकी वेबसाइट इस तरह शो करवा रहा होता है। लेट्स सपोज एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर इस तरह कोई गूगल ही कर लेता है व्हाट इज़ HTML, तो फिर आपकी वेबसाइट इस तरह रैंकिंग में आ रही होती है। ठीक हो गया। DFN, अब इस DFN में ही हम HTML है, इसको हम इस तरह ABBR में भी लिख सकते हैं साथ साथ। अब क्या होगा, ये डिफाइन तो हो रहा है, साथ साथ इसकी एब्रीवेशन भी हम इसमें ही बता रहे हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखें, ये एलिमेंट जो है इसकी मदद से हमें पता लग रहा है कि आगे हम इसको डिफाइन भी कर रहे हैं और इसी की एब्रीवेशन जो है वो यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं। अब जिस तरह हमने तो ये लिखा ना, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML के आगे जो भी एब्रीवेशन बनती है, लेट्स सपोज अगर हम गूगल कर लें व्हाट इज HTML, हम ये रख देते हैं। तो ये देखें, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज a standardized system for tagging text file to achieve font, color, graphic and hyperlink effects on worldwide web pages। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस तरह की बनाई जा रही है, डिपेंड करता है वेबसाइट किस तरह की बनाई जा रही है और उसमें आप कौन कौन से एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैंने आज तक ये S एलिमेंट नहीं यूज़ किया है क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट ही नहीं मेरे पास आया, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह की ये चीज़ बन सकती है। क्लाइंट मेरे से कुछ भी पूछता है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लिखते जाएं, बहुत अच्छी बात है ताकि आपको खुद भी याद रहे और रिवीजन भी आपकी होती जाएगी साथ साथ। ओके, बाकी अज़ान हो जाए उसके बाद देखते हैं। ओके जी, DFN एलिमेंट तक हो गया हमारा। उसके बाद प्री एलिमेंट, इसे कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जिस तरह हमने P एलिमेंट माय नेम इज उमैर अहमद, मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक हो गया। ये P जी प्री के टाइम में लिखा है? नहीं, ये P में अभी लिखा है ना, मैं आपको P में दिखा रहा हूँ। P एलिमेंट में इस तरह हमने लिखा है, सेव किया अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें अपना कोड जिस तरह भी लिखें, P एलिमेंट क्या करेगा, उसको एक पैराग्राफ की शक्ल ही देगा और अगर आपने एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस लगाई है तो आपको एक स्पेस ही वो दिखाएगा बस। अगर यही पूरा कोड मैं कॉपी करूं और सेव किया, अब इसको मैं प्री एलिमेंट, ऊपर मैंने P एलिमेंट में लिखा है पैराग्राफ में, नीचे मैंने प्री एलिमेंट में लिख दिया है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, सेव किया। तो अब देखें, प्री टैग में होता है कि आप कंटेंट को जिस तरह भी लिख रहे हैं, जितनी स्पेसिंग दे रहे हैं, जितनी लाइन ब्रेक कर रहे हैं, वो सारी की सारी उसको कंसीडर कर रहा होगा और आपको जिस तरह आपने कोड लिखा है आपको वैसा ही शो करवाएगा। ये प्री एलिमेंट में होता है। यूजेज इसका बहुत ही कम है, मतलब इस तरह की कभी चीज़ हम देखते भी नहीं है ना, अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक कोड है तो दिखाना भी मकसद था। मार्क, किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना, आई एम हाईलाइटेड टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखा। अब ये हाईलाइटेड को मैं मार्क एलिमेंट के अंदर लिखूंगा, सेव करूंगा अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें
जिस तरह हम हाईलाइटर से किसी भी बुक वगैरह में कंटेंट को हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो अपने इसमें वेबसाइट में हम हाईलाइटेड इस तरह कर सकते हैं। ये इसी कलर में हाईलाइट होता है? जी नहीं, ये चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। हम CSS की मदद से कलर चेंज कर सकते हैं। सर आपने वेबसाइट वगैरह में भी देखा होगा, या वेबसाइट ही आप इस तरह की बना रहे हैं, कोई बुक टाइप, या अडोब की एग्जांपल ले लें जो उसका ये PDF रीडर वगैरह है, आप अपनी वेबसाइट में इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, तो टेक्स्ट जितना मार्क होता जाएगा हम उसको मार्क एलिमेंट के अंदर ले आते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें ये फिर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पहले पता तो होना कि HTML में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसका क्या मकसद है, और फिर हम उसको फिर उस तरह ही यूज़ कर रहे होते हैं। सारे एलिमेंट ही याद करने पड़ेंगे। वक्त के साथ साथ ये खुद ही याद हो जाते हैं जब काम करने हैं। तो मैं तो लिख रहा हूँ। शुरू में है, आप अपनी वेबसाइट में कोई कीबोर्ड दिखाना चाह रहे हैं जी, मार्क के आगे सर वो टैग की फाइल है। किधर? ये एन लिखा है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये मार्क एलिमेंट जो है ये HTML5 में आया है। एन की मदद से वो मतलब मैंने हाईलाइट ही किया कि न्यू एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है ये न्यू है। असल में मैंने शायद आपको शुरू में बताया था कि मैं खुद बुक लिख रहा हूँ इस पर ना, HTML5 पे, तो ये जितना भी है बुक का ही डाटा पड़ा हुआ है, तो ये एन का यही मतलब है कि ये न्यू एलिमेंट है। तो जब बुक में हम इसको डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे एन की जगह कोई HTML5 का आइकन आ जाएगा, ताकि किसी को भी देखने में भी समझ लग जाए कि न्यू एलिमेंट है। ओके जी, लेट्स सपोज आप अपनी वेबसाइट में कीबोर्ड एलिमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं। I want to copy a file, प्लीज़ प्रेस। मैं एक फ़ाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो आप प्रेस करें। फ़ाइल किस तरह कॉपी करते हैं? Ctrl+C से, ठीक हो गया। अब ये कंट्रोल जो है ये हमारे कीबोर्ड का एक बटन है, तो इसको हम फिर KBD एलिमेंट में CTRL कंट्रोल प्लस, अब C जो है ये भी हमारे कीबोर्ड का एलिमेंट है, कीबोर्ड का एक बटन है, तो इसको भी फिर हम इस तरह C में लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग लिखना है, प्लस के अंदर हम मतलब लिख सकते हैं एक ही KBD के लिए? नहीं, क्योंकि हम ये कर रहे हैं ना, प्लस कोई बटन तो नहीं हम प्रेस करते हैं, लेकिन वो कीबोर्ड दोनों लिखने पड़ेंगे जी। कीबोर्ड में तो प्लस होता है। लेकिन हम Ctrl+C तो नहीं ना प्रेस करते हैं, Ctrl+C हम करते हैं ना, Ctrl+C मतलब कंट्रोल भी दबाएं और साथ में C भी दबाएं, तो तब जाके वो कॉपी होता है। सेव किया अपनी वेबसाइट में, तो ये देखें अब ये Ctrl+C जो है, कंट्रोल का भी टेक्स्ट है और C का भी टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा कीबोर्ड टाइप में आ गया। अगर उस तरह लिखें, अब लेट्स सपोज आप अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, वेबसाइट आपने इस तरह की बनाई है जिसमें कीबोर्ड के एलिमेंट्स या कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ बता रहे हैं, तो जितने भी वो कीज़ वगैरह होंगे जो कीबोर्ड के एलिमेंट, कीबोर्ड की हम कीज़ बताते हैं, वो फिर KBD एलिमेंट में हम लिख रहे होते हैं। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट कुछ दिखाऊं एग्जांपल्स के तौर पे, कीबोर्ड टेस्टर में लॉन्च द टेस्टर, तो ये देखें अब ये जितने भी हैं ये कीबोर्ड के बटन्स हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, जितने भी ये बटन्स हैं इन सारों को KBD एलिमेंट के अंदर लिखना है, ताकि गूगल इसको डिटेक्ट कर सके कि आपकी वेबसाइट जो है उसमें कीबोर्ड के बटन्स यूज़ हो रहे हैं, और वो फिर आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लेकर आएगा। एक ये हो गया, और एक था devkey.com। devkey.com में क्या होता है, आप कोई भी शॉर्टकट की लिखें, लेट्स सपोज Ctrl+C, Ctrl+C में आए। अब ये देखें यहाँ पे ये Ctrl+C जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, शॉर्टकट की Ctrl+C, ठीक हो गया। अब ये जो है ये फिर हम KBD एलिमेंट के अंदर लिख रहे होंगे। इसमें मज़ीद ये देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे फिर KBD एलिमेंट्स के अंदर आ रहे होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट कीज़,
हमने माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट कीज़ लिखा, इसकी वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें, तो ये जिस तरह कंट्रोल हो गया प्लस एक्स हो गया, कंट्रोल प्लस सी और CTR प्लस इंसर्ट जो भी है, तो ये जितनी भी चीज़ें ये फिर हम KBD एलिमेंट में लिख रहे होंगे। बाकी स्टाइलिंग वगैरह वो हम सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये जो है ये सिंपल वो KBD एलिमेंट ही है, KBD एलिमेंट है, इसकी स्टाइलिंग और है। यहाँ पे जो है इसकी स्टाइलिंग और है, इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे जो हमने देखी थी वो गाइब हम क्लोज कर दिया, तो उसकी स्टाइलिंग और है। अब होता क्या है, जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं हमने एलिमेंट्स को टारगेट करना होता है। आपने एक ही बार KBD एलिमेंट को टारगेट किया, उसकी स्टाइलिंग कर दें, आपकी पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ वो KBD जो कीबोर्ड का बटन यूज़ हो रहा है उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो एक ये चीज़ थी। हम डिफरेंट जब स्टाइलिंग वगैरह में जब पहुँचेंगे तो कीबोर्ड को के बटन्स को किस तरह चेंज करना है, डिज़ाइन उसका चेंज करना है, तो ये सारी हम फिर उस टाइम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अब तक KBD एलिमेंट, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं। लेट्स सपोज P में x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 5, ठीक हो गया। हमने ये इस तरह तो लिख दिया, सेव किया, अपनी वेबसाइट में आते हैं तो x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 5। अब ये जो है ये एक वेरिएबल होता है, ऐसे ही है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो ये x को हम var, x और y को भी var, हम इसको इस तरह लिख देंगे। तो अब ये देखें x और ये y, इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, और गूगल भी डिटेक्ट कर रहा है कि आप इसमें वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? बोर तो नहीं हो रहे? अभी तो आप लोगों की बेस बन रही है। वैसे जब 2 मंथ के बाद आप लोग खुद इंशाल्लाह, अगर मैं आप लोगों को, शायद मैंने आपको दिखाई भी थी वेबसाइट, हमारा लास्ट बैच जो गुजरा है ये पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक हो गया। ये पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो 2 मंथ्स के बाद स्टूडेंट्स ने खुद बनाई है। इसमें वही सारे एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, हम HTML में जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। CSS जब हम कंप्लीट कर लेंगे, बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर लेंगे, तो ये उनकी कह लें कि 2 महीने के बाद जो प्रोजेक्ट होता है उनका इस बेस पे होता है। आप इसको मोबाइल पे देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी मोबाइल पे देख रहे हैं और मोबाइल जो है iPhone 5 SE है, जो सबसे छोटा मोबाइल है, ठीक हो गया स्क्रीन के एतबार से। उसमें भी देखें ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है, किसी को ना बताओ? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। सर मैं जब वो टेक्स्ट करता हूँ तो सर पहला बटन। ओके जी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं? एक ही वेबसाइट आप किसी भी डिवाइस में देख लें, फॉर एग्जांपल आप इस स्क्रीन में देख लें, आप कोई स्मॉल स्क्रीन में देख लें, लैपटॉप की स्क्रीन में देख लें, लैपटॉप के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, LCDs की डिफरेंट साइजेस हैं, मोबाइल स्क्रीन में देख लें, इन सारों की सारी डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट का लेआउट ठीक रहता है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल स्क्रीन है, टैबलेट PC है, लैपटॉप है, लार्ज डेस्कटॉप है और LED स्क्रीन साइज़ वगैरह हैं, 4K LCDs हैं, 8K हैं, तो इन सारों में आपका लेआउट ठीक रहेगा, आपका जो लेआउट है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं कि एक ही वेबसाइट आपकी हर डिवाइस में चलती है। ओके जी, कोड। अब लेट्स HTML में भी हमें कोई ख़ास एहतियात या पैरामीटर रखने पड़ेंगे ताकि सारी जगह चल जाए वेबसाइट हमारी? नहीं, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, बाकी वो लेआउट वगैरह वो सारा CSS का काम है। अच्छा जी, वेरिएबल जो है एलिमेंट, उस तक हम हो गया हमारा। अब कोड, अब कोड में अगर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी कोड लिखा हुआ है आपका, ये जो है ये सारा भी कोड ही लिखा हुआ है। इसका आउटपुट जो है, अगर हम इसकी आउटपुट देखें,
फॉर एग्जांपल दिस इज सम मिसस्पेल्ड टेक्स्ट है। अब इसकी आउटपुट जो होगी वो हमें पता है कि क्या आउटपुट होने वाली है। अगर आपको दिखाऊं P, अब H1 हेडिंग 1 हमने लिखा, हमें इसकी आउटपुट का पता है, ठीक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कोड है, अब ये कोड जब भी हम रन करेंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट में वो इस तरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि वो उसको H1 कंसिडर कर रहा है। हम इसमें H1 भी दिखाना चाहते हैं, हमने अपनी वेबसाइट में कोड दिखाना है कि ये कोड है और इसकी ये आउटपुट बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर हम H1 इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हम H1 दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए हमारे पास है, अब ये जो साइन है, ये कौन सा साइन है, लेस देन है ना, तो हम लिखते हैं एंड LT लेस देन और ये सेमीकोलन, ठीक हो गया। हमारे पास इस तरह कोड आएगा तो लेस देन का साइन बनेगा। अब इसमें हम लिखते हैं H1, ग्रेटर देन के लिए एंड GT और सेमीकोलन। आपको ये VS कोड बता भी रहा है कि ये वाला साइन बनेगा। H1 आ गया, हम यहाँ पर हेडिंग 1, अब दोबारा से लेस देन का साइन एंड LT और ये लेस देन का साइन हो गया, फॉरवर्ड स्लैश आ गया, H1 और ग्रेटर देन। सेव किया अपनी वेबसाइट पे तो ये देखें ये कोड लिखा हुआ आ गया, H1 हेडिंग 1 और ये H1 पूरा। ये क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं तो हमने क्या करना है, इस सब को कोड एलिमेंट के अंदर हमने ले आना है। हमने इसे कोड एलिमेंट के अंदर रख दिया। तो अब देखें इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज हो गया और साइज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसकी आउटपुट जो है P में ही इसकी आउटपुट जो भी बनेगी हम उसको सैम्प एलिमेंट के अंदर रखते हैं कि हम सैंपल दिखा रहे हैं। हमने कोड तो कर दिया है, अब उसकी आउटपुट जो है वो हम सैंपल एलिमेंट के अंदर दिखा रहे होंगे, SAMP। तो इसकी आउटपुट जो भी है H1 हेडिंग 1 सेव किया तो ये इसकी आउटपुट है, ऐसे ही है ना, यही आउटपुट है। H1 हेडिंग 1 इस तरह लिखेंगे तो आपके पास आउटपुट जो आएगी वो ये आएगी। तो कोड और SAMP जो एलिमेंट है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है कि आप कोई भी कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड जो भी है। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ HTML का लिखा है, इसी में जब CSS का कोड आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा तो आप फिर वो उस तरह ही लिख रहे होते हैं इसके लिए जी। ये सैम्प किसके लिए? अब इस कोड जो हमने किया है इसकी आउटपुट भी तो हमने दिखानी है यूज़र को, तो आउटपुट जो दिखानी है वो फिर हम SAMP एलिमेंट में दिखा रहे होते हैं। आप ना भी करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये SAMP एलिमेंट जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं, आउटपुट आपको सेम वही नज़र आएगी जो पहले नज़र आ रही थी। लेकिन अब क्या है कि अब गूगल इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, गूगल इसको एज अ हेडिंग 1 कंसिडर कर रहा है कि आपने हेडिंग 1 लिखी है और हेडिंग 1 भी जो है वो आपने P एलिमेंट के अंदर लिखी है। तो P एलिमेंट के अंदर P तो हम वैसे ही पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर हम हेडिंग तो नहीं लिख रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर आप ये इस तरह SAMP एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है? ऊपर वाला तो कोड जी, लेट्स सपोज P, ठीक हो गया, हमने एक पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए P। अब इसमें अगर हम हेडिंग 1 जो कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये H1 का कोड है, ठीक हो गया, हमने इसको कॉपी कर लिया, हम इसको अपनी वेबसाइट में इस तरह ही लिख देते हैं। मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, सेव करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है ये आएगी। लेकिन हम चाहते हैं अपने यूज़र को दिखाने के लिए कि भाई हेडिंग 1 इस तरह आप लिखोगे तो तब इसकी ये आउटपुट बनेगी। तो उसको लिखने के लिए हम फिर इस तरह ये H1 नहीं लिखते हैं। अब ये जो साइन है ये लेस देन साइन है, तो लेस देन साइन के लिए HTML हमें प्रोवाइड करता है एंड LT सेमीकोलन। इससे जो है ये लेस देन का साइन बनेगा, आपने इसको रिमूव कर देना है। अब ग्रेटर देन साइन के लिए एंड GT,
ये ग्रेटर देन साइन आ गया। अब यहाँ पे भी लेस देन साइन है, एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक हो गया। अब जो भी होगा तो वो आपको इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा, ये आपको कोड अब इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी भी देखें ये H1 जो है ये कोई कोडिंग की शक्ल नहीं आ रही है, ये सिंपल टेक्स्ट की शक्ल आ रही है, ठीक हो गया। यह पैराग्राफ है, हमने इसको इस शक्ल में भी लेकर आना है और गूगल को भी बताना है कि हम इसमें कोड दिखा रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, फिर ये जितना भी कंटेंट है हमने इसको कट किया, हमने इसको कोड एलिमेंट के अंदर रख दिया। कोड एलिमेंट के अंदर रखेंगे, सेव करेंगे, तो अब ये देखें मतलब कि H1 आप ये कोड करेंगे, इसकी आउटपुट ये है। मैं आपको थोड़ा सा P कोड P आउटपुट, ठीक हो गया जी। आप ये कोड करेंगे तो इसकी ये आउटपुट बनेगी, क्लियर। उसके बाद साइट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह हमने HR एलिमेंट में देखा था कि हम कोई स्टोरी के बारे में देख रहे हैं या कोई नावल है या फिर कोई बुक है, आप किसी बुक के बारे में अपनी वेबसाइट में बताना चाह रहे हैं कि ये बुक लिखी किसने है। फॉर एग्जांपल P एलिमेंट है, P एलिमेंट में हम देख लेते हैं, या फिर H1 हु इज़ द ऑथर ऑफ सीरत कोर्स। फॉर एग्जांपल सीरत कोर्स एक बुक है, उसके बारे में हमने पूछ लिया, हु इज़ द ऑथर ऑफ सीरत कोर्स। अब P एलिमेंट में P द ऑथर ऑफ द सीरत कोर्स बुक इज़। अब साइट एलिमेंट में हम साइट एलिमेंट में उस ऑथर का नाम लिखेंगे, ठीक हो गया। साइट एलिमेंट में हम उस ऑथर का नाम लिखेंगे, एग्जाम्पल मुफ्ती मुस्तफ़ा अजीज़। हमने सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ सीरत कोर्स, द ऑथर ऑफ द सीरत कोर्स बुक इज़ मुफ्ती मुस्तफ़ा अजीज़। हमने इसको साइट एलिमेंट में लिख दिया, बस ये चीज़ है, इससे क्या कुछ भी नहीं। मतलब ये स्ट्रक्चर बस डिफाइन कर रहे हैं ना। अब गूगल इसको रिकग्नाइज कर लेगा कि ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है और ऑथर का नेम कौन। ये सिर्फ ऑथर ही यूज होगा? नहीं, इसमें मतलब बुक का नेम भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन द टाइटल ऑफ द वर्क बुक वेबसाइट। आप कोई वेबसाइट भी ऐड कर रहे हैं तो आप वेबसाइट भी दे सकते हैं। आप कोई बुक का टाइटल दे रहे हैं तो आप बुक का टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेल मी HTML5 बुक नेम। HTML5 बुक का नेम कोई भी आप एक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस बुक का नेम जो है अब वो साइट एलिमेंट में लिखेंगे। तो इस तरह फिर एलिमेंट्स जो है उसकी मदद से आपकी SEO हो रही होती है। एड्रेस में आप पर्सन, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वेबसाइट का है, आप उसका एड्रेस देना चाह रहे हैं और हर वेबसाइट में तकरीबन एड्रेस होता है, तो आप उसको फिर एड्रेस एलिमेंट में लिख रहे होते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लिखते हैं P में हम लिख देते हैं एड्रेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर एड्रेस हमने लिखा। अब एक न्यू पैराग्राफ में उसको हम एड्रेस एलिमेंट में लिख देते हैं। एड्रेस लिखने लगे हैं एड्रेस एलिमेंट में। यहाँ का एड्रेस है फॉर एग्जांपल 645D पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, और इसका पोस्टल कोड जो है 38,000। हमने इसको एड्रेस में लिखा तो ये देखें एड्रेस आपको इस तरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब ये देखें हमने साइट एलिमेंट जो लिखा था सेम वही स्टाइल इसमें भी। आप EM एलिमेंट लिखें सेम यही होगा, आप I लिख दें सेम यही होगा, आप इसके बाद Q एलिमेंट है वो लिखेंगे, ब्लॉक कोड लिखेंगे वो भी ऐसे ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट का जो मकसद है हम उस मकसद को पूरा करने के लिए वो एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, फिर गूगल इसको रिकग्नाइज कर रहा होता है। आपने फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया का भी लिंक देना है ना, हमने एंकर टैग पढ़ा था, ऐसे ही है। P में हमने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक हो गया। इस पैराग्राफ के अंदर हम लिखना चाहते हैं एड्रेस है, एड्रेस हम देना चाहते हैं अपने कोई सोशल मीडिया लिंक का या फेसबुक का लिंक।
अब वो एंकर टैग में आएगा। हम एड्रेस ही लिखने लगे हैं लेकिन किसी वेबसाइट का एड्रेस देंगे, फॉर एग्जांपल https यहाँ पे www.facebook.com/सीरत कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सीरत फेसबुक पेज सेव किया तो अब ये देखें, अब वो एक लिंक भी है और है एड्रेस का। ठीक हो गया। एड्रेस एक है, ये कोई भी URL हो वो भी एक एड्रेस होता है ना, कि वो वेबसाइट का एड्रेस है, तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए हम एंकर टैग यूज़ कर रहे होते हैं। हमने उसको एड्रेस एलिमेंट में लिखा और उसको हमने एंकर टैग की मदद से एक पेज का लिंक भी दे दिया। अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें उस फेसबुक के पेज पे जो सीरत का पेज है वहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो बाकी ये सिर्फ और सिर्फ HTML की मदद से ही अभी, बाकी जब स्टाइलिंग वगैरह हम कर रहे होंगे तो स्टाइलिंग की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो वैसे भी हम ये एड्रेस पूरा लिख रहे हैं ना, उसके बाद हम आइकन्स यूज़ कर रहे होते हैं, बस आइकन्स में हम लिंक लगा देते हैं, तो हम आइकन्स ही यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद कोट, ब्लॉग कोट लिखने के लिए फॉर एग्जांपल इकबाल कोट्स, ये जो है ये मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल का कोट है। इसको हमने क्या करना है, हम इसको ब्लॉग कोड, हम ब्लॉग कोड के अंदर ये लिखते हैं। ब्लॉग कोड में वो उनका कोड लिख दिया, अपनी वेबसाइट में तो ये देखें ये ब्लॉग कोड लिखा गया है। अब अक्सर आपने देखा होगा ब्लॉग कोड में क्या होता है, डबल कोट्स इस तरह आ रही होती हैं। तो ये डबल कोट्स आ गए। आपने अब नेम लिखना है, ठीक हो गया। नेम लिखने के लिए फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिख रहे होते हैं, डैश डाल के आगे आ रहा होता है। तो यहाँ पर अब हम साइट एलिमेंट में मोहम्मद इकबाल, हमने मोहम्मद इकबाल लिखा तो अब ये देखें मोहम्मद इकबाल अब इस तरह लिखा हुआ नज़र आ गया। जिस तरह वेबसाइट्स वगैरह में या बुक्स वगैरह में जिस तर्ज में लिखा जाता है वो फिर पीछे एक स्पेस है, ये वो ब्लैक कोड की वजह से, ये हाँ जी ये ब्लॉक कोड की वजह से ब्लॉक कोड लिखा है इस वजह से। अब ये जो कोड है ना ये मतलब ब्लॉक कोड के अंदर है। अगर आप किसी एलिमेंट में फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिखते लिखते आपने क्या करना है, कोई कोड लिखना है सिंपल सा, कोई स्मॉल कोड लिखना है, तो हम क्या करते हैं पी एलिमेंट मोहम्मद अली जिन्ना सेड, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, क्या कहा वो हम क्यू एलिमेंट में लिखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना सेड। अब कहा क्या है वो फिर हम कोट है एक, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द होस्ट, क्यों में हमने लिख दिया, सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो अब ये देखें। अब क्यू एलिमेंट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली डबल कोट्स ऐड करता है। ब्लॉक कोड में हम डबल कोट्स खुद ऐड करते हैं, क्यू एलिमेंट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली खुद डबल कोट्स ऐड करता है। तो डिपेंड करता है अब आप कोड्स जो अपनी वेबसाइट में किस तर्ज का लिख रहे हैं। एक ही लाइन में कोई बात आ जाती है आप उसको क्यू एलिमेंट में लिखते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर एक ब्लॉक कोड ही लिखना है, कोई कोड लिखना है, तो वो फिर आप ब्लॉक कोड एलिमेंट के अंदर लिख रहे होंगे। ओके जी, क्लियर है ये? उसके बाद क्यू एलिमेंट ये हो गया हमारा डाटा मशीन रीडेबल ट्रांसलेटर, एड्स वैल्यूज टू अ गिवन कंटेंट विद द मशीन रीडेबल ट्रांसलेटर। लेट्स सपोज पी एप्पल्स। मशीन जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मशीन ने क्या करना, मशीन ने डिटेक्ट करना उसका कोड है, मशीन को नहीं पता एप्पल्स क्या है। ऐसे ही है बार कोड स्कैनर जो होता है उसने नहीं पता कि
एप्पल्स क्या है, एप्पल्स का कोड जो है वो फिर हम इस तरह डाटा एलिमेंट, डाटा में एप्पल्स हमने रखा। अब यहाँ पे देखें डाटा में एक हमारे पास एट्रीब्यूट है वैल्यू। अब इस डाटा की वैल्यू जो है वो हम खुद लिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 101101, ये इसकी वैल्यू। कहीं ना कहीं सबमिट भी करवानी पड़ेगी। हाँ जी, ये तो जब हम जावास्क्रिप्ट तक पहुँचेंगे तो तब हम ये सबमिट करवा रहे होंगे। जैसे जैसे वो बारकोड स्कैनर की मदद से ये प्रोडक्ट कोड है स्कैन करेगा, लिस्ट में पूरा वो एप्पल की डिटेल्स वगैरह सारी आ जाया करेंगी। तो एप्पल्स का जो कोड है वो हमने फॉर एग्जांपल ये रखा है। अब नेक्स्ट जो होगा ऑरेंजेस, और इसको हम 2 कह देते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू 3, नेक्स्ट वैल्यू 4, जो भी मतलब चेंज होती रहेगी इस तरह। या एप्पल्स है, एप्पल्स की आगे कैटेगरीज वगैरह आ जाती हैं, एप्पल्स अच्छे वाले हैं, नॉर्मल क्वालिटी हैं, लो क्वालिटी हैं, तो हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो फिर हम डाटा की मदद से कर रहे थे। इसको सेव करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो इसमें सिंपल आपको जिस तरह कोई भी टेक्स्ट नज़र आता है वही आएगा, लेकिन पीछे इसकी कोडिंग हुई हुई है। मशीन रीडेबल है ना, वैल्यू जो है ये मशीन रीडेबल डाटा है। मशीन को नहीं पता कि एप्पल्स क्या हैं, ऑरेंजेस क्या है। मशीन रीडेबल इसको डिटेक्ट करेगा, वो इसको डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि हाँ ये एप्पल्स हैं। ये उसने जो कहा कि जैसे हमारा था उसको बाइनरी किसने कन्वर्ट किया, 3 को नहीं, ये हमने खुद से कोड लिखा है। आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, आप इसको 2 लिख सकते हैं। इस तरह ये हम खुद से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें तो पता है ना कि एप्पल्स का जो कोड है वो 1 है, ऑरेंजेस का जो कोड है 2 है। कोडिंग भी तो हमने ही करनी है आगे। जब हम 1 नंबर को गेट कर रहे होंगे, हमें पता है कि हमने एप्पल शो करवाना है, फिर कोडिंग के लिए उस एप्पल्स की तस्वीर वगैरह आ जाएगी, उस एप्पल्स की प्राइस आ जाएगी। तो वो सारी फिर हम जब जावास्क्रिप्ट तक पहुंचेंगे उस टाइम फिर हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद डिटेल्स और समरी। It is used as a child of details element to provide a summary of the contents of the details। अगर मैं आपको दिखाऊं अक्सर या फिर यहाँ पर ये इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू सर्व। जब हम इसको ओपन करते हैं तो तब हमारे पास ये नज़र आ रहा होता है जो भी उसकी डिटेल्स है, समरी है। कैन आई सी ए मेन्यू, यस श्योर। अब आगे जो है वो एक लिंक लगा हुआ है, लिंक हमें पता है किस एलिमेंट से लगता है, किससे लगता है, एंकर टैग से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये एंकर टैग लगा हुआ है। अब ये जो है ये हेडिंग है, ठीक हो गया। ये जो है ये पैराग्राफ है। अब ये जिस चीज़ से बनते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिटेल्स, इसका मैं कोड कॉपी करता हूँ और वेबसाइट में आके मैं पेस्ट करता हूँ। हमने सबसे पहले एक डिटेल्स एलिमेंट ले लिया, ठीक हो गया। डिटेल्स एलिमेंट के अंदर हमारे पास समरी आएगी, समरी ऐप कोड सेंटर। अब उस ऐप कोड की सेंटर की जो भी डिटेल्स हैं वो फिर हम किसी भी पी एलिमेंट में लिख सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं और यहाँ पे देखें आपको सिर्फ टेक्स्ट जो है वो ऐप कोड सेंटर का नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। ये ऐप कोड सेंटर, जब आप इसको इस तरह बटन पे यानी कि उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये मज़ीद डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये सेम जिस तरह ये यहाँ पे बना हुआ है, ये चीज़ सेम ये वही है, बस इसकी स्टाइलिंग चेंज की गई है CSS की मदद से। तो स्टाइलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता होगा आप पे। सेम इस तरह हम एक और लेट्स सपोज डिटेल्स में हम कह देते हैं एप्पल्स, और यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ दी एप्पल, फॉर एग्जांपल उसकी आ गई डिटेल्स आ गई, एप्पल्स की डिटेल्स आ गई। हमने सेव किया इसको अपनी वेबसाइट में, आपको देखें एप्पल नज़र आ रहा है। एप्पल पे जब क्लिक करेंगे तो उसको कंटेंट नज़र आने लग जाएगा।
आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। या फिर अगर हम यहाँ से ही उठा लें जो एक प्रोफेशनल चीज़ है, कैन आई सी अ मेन्यू, कैन आई सी अ मेन्यू, हमने ये लिखा, अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें कैन आई सी अ मेन्यू। अब उस कैन आई सी अ मेन्यू के अंदर क्या लिखा है, येस श्योर। अब ये येस श्योर जो है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। हम इसको ही कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, इसको हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब येस श्योर जो है ये वहाँ पे बोल्ड है तो इसको हम बोल्ड में लिख देते हैं। प्लीज़ चेक आउट आवर हैप्पी मेन्यू, लिंक है तो लिंक को हम एंकर टैग में लिख देते हैं, जो भी इसका लिंक है। फॉर एग्जांपल menu.html, मेन्यू का एक पेज बना हुआ है जहाँ पे मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, ये आपने उसको लिंक दे दिया, सेव किया। अब यहाँ पे देखें सेम एज इट इज़, येस श्योर प्लीज़ चेक आउट आवर हैप्पी मेन्यू लिंक, ये देखें येस श्योर प्लीज़ चेक आउट आवर हैप्पी मेन्यू और ये लिंक। बाकी स्टाइलिंग वगैरह वो फिर CSS की मदद से। उसके बाद अपनी वेबसाइट पे अगर आपने टाइम दिखाना है, फॉर एग्जांपल H1 इवेंट, हमेशा उसके अंदर डिटेल के अंदर यूज होता है। हाँ जी, समरी बाहर नहीं हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई मकसद ही नहीं है डिटेल्स के बाहर यूज़ करने का। ये कहीं भी अकेला नहीं आ सकता। लिख ही नहीं सकते हैं, फ़ायदा नहीं ना, मकसद नहीं है उसका। डिटेल्स के साथ ही हम समरी का एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं और समरी हमेशा चाइल्ड होगा डिटेल्स का। H1 इवेंट है, लेट्स सपोज कोई भी इवेंट है, इस इवेंट की टाइमिंग जो है इवेंट टाइम, अब टाइम जो भी है वो फिर हम टाइम एलिमेंट में लिख रहे होंगे। लेट्स सपोज हम इसमें लिख देते हैं February 2020, हमने ये तो लिख दिया, ये यूज़र को पता लग रहा है कि ये टाइम है। अब अगर हमने इसको दिखाना है टाइम इसकी वैल्यू, इसकी आई थिंक वैल्यू ही थी, आप कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, डेट टाइम, ठीक हो गया। हमने एक टाइम एलिमेंट लिया, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट पास किया डेट टाइम, उसकी वैल्यू। अब February 20, यहाँ पे क्या हमने लिखना है, February जो है 02/20/2020। अब मशीन को भी पता लग रहा है कि ये टाइम है और यूज़र को भी एक पता लग रहा है कि ये टाइम है, तो इसको फिर हम इस तरह टाइम एलिमेंट में लिखते हैं, सेव करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये देखें इवन टाइम जो है वो ये है। जी मशीन रीडेबल, ये वैल्यू जो है ये मशीन रीड करता है इस तरह। उसके बाद WBR वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी, इसका मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूँ, इजी हो जाएगा जल्दी। WBR ओके जी। अब ये देखें P एलिमेंट में हमने दिस इज़ अ वेरी 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 लिख दिया। अब WBR हमने एलिमेंट लगा दिया कि ये वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी है। अगर वर्ड को ब्रेक करना है तो आप यहाँ से ब्रेक करो, वर्ड को अगर ब्रेक करना है तो यहाँ से ब्रेक करो, और उसके बाद ये आ गया अगेन वर्ड को ब्रेक करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ हम लिखते भी नहीं है, खैर से ना कोई वर्ड होता है इस तरह का, लेकिन यूज़ कर सकते हैं जब इस तरह की चीज़। लैंडिंग पेजेस में यूज होता है, लैंडिंग हर जगह यूज़ हो सकता है, मतलब जहाँ पे वर्ड को ब्रेक करना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया कम है और आप कोई वर्ड जो है काफ़ी लेंथी लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें वर्ड ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, इस वेरी वेरी के बाद, ये देखें वेरी 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 के बाद, उसके बाद हो रहा है लॉन्ग डैट विल
ब्रेक एट स्पेसिफिक, फिर यहाँ पे जाके होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसने होना है यहाँ से, ठीक हो गया, ये एलिमेंट ब्रेक यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद जो ब्रेक होना है वो यहाँ पर होना है। इसको मैं थोड़ी स्क्रीन छोटी करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से ब्रेक हुआ, क्योंकि हमने एलिमेंट जो है WBR एक यहाँ पर लगाया और एक फिर उसके बाद यहाँ पर लगाया, तो ये इस तरह ब्रेक हो रहे होते हैं। तो इसका क्लोजिंग टैग भी है? नहीं, सिर्फ यही है। ये लाइन ब्रेक की तरह काम कर रहा है। नहीं, लाइन ब्रेक जो होता है ना, उसमें लाइन ब्रेक हो, अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो वो उस स्पेसिफिक एरिया को ही कॉपी कर रहा है। अगर आप इसमें डबल क्लिक करें तो ये देखें, ये पूरे एलिमेंट को ही कॉपी करेगा। इसका मतलब ये एक ही वर्ड है। अगर हम यहाँ पर लाइन ब्रेक लगा देते हैं, हम WBR की जगह सिर्फ BR यूज़ करते हैं, एक क्या होगा, इसने छोटी स्क्रीन हो बड़ी स्क्रीन हो, इसने लाइन को ब्रेक करना ही करना है। आप इसको बड़ी स्क्रीन में भी ले आएं, इसने लाइन को ब्रेक करना ही करना है। और अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें, ये सिर्फ उतने एरिया को ही सिलेक्ट कर रहा होगा। ये क्या, ये इसने हर हालत में लाइन को ब्रेक करना है। ये हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आपके पास स्क्रीन साइज़ कम है, आपके पास विड्थ कम है, तो आप तब इसको ब्रेक करें। अब देखें, अब इसके पास एरिया था, यहाँ पर स्पेस थी, ये इसको वहाँ पर ले गया। अगर यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा पीछे कर सकते, ये देखें, अब ये यहाँ पर आ गया। जैसे स्क्रीन का साइज़ कम पड़ेगा, इसने ब्रेक वहाँ से कर देना है। फिर जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो इसने ब्रेक यहाँ से कर दिया। मज़ीद अगर हम करना चाहें तो वो फिर अब यहाँ से करेगा। तो ये WBR एलिमेंट है। इसके साथ ये कमेंट्स हैं, NBSP, ENSP, EMSP, AMP, LT और GT आपने पढ़ लिया। ये कमेंट्स वगैरह ये फिर हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह। सर जो वो है कल फिर कल जज़ाकल्लाह।